हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। इट इज द टेक्निक बाय विच वी कैन सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जैसे सेल हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया। दीज आर दी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली ड्राइव फ्रॉम दी टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है माइक्रोस मीन्स स्मॉल और दूसरा टर्म है स्कोपियंस मीन्स टू लुक एट। ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिमेंट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे सेल हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया। अगर हम आंखों की बात करते हैं, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट साइज फ्रॉम 100 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर बाय नेक्ड आइज। हमारी नेक्ड आई से हम 100 माइक्रोमीटर तक आसानी से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर किसी की साइट अच्छी है तो वो 50 माइक्रोमीटर तक भी देख सकते हैं, लेकिन इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम आसानी से नहीं देख सकते। उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल साइज रेंज फ्रॉम 10 टू 20 माइक्रोमीटर। उसकी जो साइज होती है एनिमल सेल की वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। और अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसकी साइज होती है फ्रॉम 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर्स। सो यू कैन सी हियर कि हम 50 माइक्रोमीटर तक मैक्सिमम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप साइज देख रहे हो तो ये 50 से कम है, 10 टू 20 और 0.5 से 5। तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, दैट आर दी माइक्रोस्कोप। टू स्टडी सेल इट्स ऑर्गेनेल्स प्रॉपरली, मोर पावरफुल एंड बेटर माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। अगर हमें सेल की स्टडी करनी हो या सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टडी करनी होती है तो फिर हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये एक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप की, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है दैट इज़ दी आईपीस। ये आईपीस है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद ये आपको आईपीस के नीचे ये और एक स्ट्रक्चर नज़र आएगी माइक्रोस्कोप की, इसका नाम होता है बॉडी ट्यूब। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारी ये आपको राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, इसको कहा जाता है कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इसका फंक्शन क्या है? हम इसको जब तो हम घुमाते हैं तो ये बॉडी ट्यूब अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोकस करने के लिए स्पेसिमेन हम कोर्स एडजस्टमेंट नोब को यहाँ पे घुमाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड फाइन एडजस्टमेंट नोब। इसका फंक्शन क्या है? फॉर सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव पीस यहाँ पे है और हम इसको घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये फोकस करेगा हमारे स्पेसिमेन को। और ये फाइन एडजस्टमेंट का क्या? ये शार्प फोकस करना, बिल्कुल क्लियर हमारे स्पेसिमेन को देखने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट नोब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो माइक्रोस्कोप की, इसको कहा जाता है आर्म। इससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जॉइंट नजर आएगा, इसका नाम है इंक्लाइनेशन जॉइंट। ये जॉइंट क्या करता है? आर्म और ये नीचे वाला जो पोर्शन है माइक्रोस्कोप को, इसको जॉइंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये नीचे वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है बेस।
तो इस तरफ आप यहाँ पे देखें, ये सारे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए। अब इस तरफ भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको कहा जाता है रिवॉल्विंग नोज पीस। इसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं। ये रिवॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पीस। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पीस नजर आएंगे। ये रिवॉल्विंग नोज पीस का फंक्शन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पीस है, इनका डिफरेंट पावर है। फॉर सपोज इसका 10 पावर है, इसका 20 है और इसका 50 है। तो फिर अगर हमें 20 पावर पे देखना है तो हम रिवॉल्विंग नोज को इस तरीके रिवॉल्व करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव पीस आके हमारे स्पेसिमेन के ऊपर आके फिक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है रिवॉल्विंग नोज का, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव पीस है, यहाँ पे लेंस लगे होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, ये एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लिप। जब यहाँ हम स्लाइड वगैरह रखते हैं तो इस क्लिप का काम क्या है? उस स्लाइड को ग्रिप करता है, इस स्लाइड को पकड़ के रखता है ताकि उसके अंदर कोई मूवमेंट न हो। उसके अलावा ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये है स्टेज जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन या स्लाइड रखते हैं। और उसके नीचे आपको यू राउंड स्ट्रक्चर एक और नजर आएगी, इसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर का फंक्शन क्या है? यहाँ से लाइट आती है तो लाइट को कंडेंस करके ये ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये हमारी मिरर है, इसका काम क्या है? ये है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट यहाँ से आएगी और ये ऊपर थ्रू कंडेंसर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, इसको प्रोवाइड करेगी लाइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, और इसके डिफरेंट फंक्शन हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज सिंगल ऑब्जेक्टिव लेंस दैट आर कॉन्वेक्स। आप यहाँ पे देखो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। दैट्स व्हाई दिस माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट होता है, क्योंकि यहाँ इसको जो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने वाला जो सोर्स है वो लाइट है। तो ये हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। उसके अलावा हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? इट हैज 3 or 5 ऑब्जेक्टिव लेंसेस। इसके 3 या 5 ऑब्जेक्टिव लेंस हो सकते हैं। ये सिंपल है, आप यहाँ पे देखो, इसमें जस्ट 1 ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो 3 to 5 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, और हर एक ऑब्जेक्टिव लेंस का डिफरेंट पावर होता है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर बात करें तो इसको भी हम लाइट ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ये कौन सी माइक्रोस्कोप है? इट प्रोवाइड्स ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ स्पेसिमेन। ये हमें स्पेसिमेन का 3 डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करता है। इट इज आल्सो नोन एज डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप को डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी इंसेक्ट को डाइसेक्ट वगैरह करना है तो फिर हम ये माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। There are separate objective lenses and eyepieces such that there are 2 separate optical paths for eyepiece। इसका अगर व्यू की एक पोजीशन देखते हैं तो ये आई पीस है और ये दूसरा आई पीस है। इस आई पीस का व्यू अलग होगा और इस आई व्यू का पीस अलग होगा। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव
पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं और ये हमारे आईपीस है। एक आईपीस के साथ एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होता है और दूसरे आईपीस के साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होता है। मींस अलग अलग हम व्यू कर सकते हैं और हमें इस तरीके से ये स्पेसिमेन नजर आएगा। और इसकी लाइटिंग एक नीचे से यहाँ से लाइट हम प्रोवाइड करते हैं और दूसरी ऊपर से। तो आप यहाँ पे देखें एक नीचे से भी लाइट प्रोवाइड की गई है और एक ऊपर से भी लाइट प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से हम इस इंसेक्ट का डायसेक्ट भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है स्टीरियो माइक्रोस्कोप। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रीवियस माइक्रोस्कोप्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया उसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप with a high resolution of images as the images can be magnified in nanometers। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई मैग्निफिकेशन पावर होती है और ये किसी भी इमेज को नैनोमीटर तक मैग्नीफाई कर सकता है। There are two types of electron microscopes। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। एक होता है द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम TEM भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम SEM भी बोलते हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी करनी है तो फिर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये एक्सटर्नल और सरफेस एरिया ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्कैन करके हमें पिक्चर देता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, फॉर सपोज सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोस्केलेटन है, प्रोटीन है, उसकी स्टडी करनी होती है तो फिर हम ये माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक है मैग्निफिकेशन, दूसरा है रेजोल्यूशन और तीसरा है कंट्रास्ट। ये तीन प्रॉपर्टीज होती है माइक्रोस्कोप की। वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मींस इंक्रीजिंग द एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मकसद क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करके ये हमें माइक्रोस्कोप दिखाता है जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। With a light microscope, a specimen could quite easily be magnified by as much as 10,000 times। लाइट माइक्रोस्कोप का पावर कितना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 10,000 टाइम इंक्रीज करके उसकी साइज हमें दिखाता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ microscope is calculated by multiplying the power of its eyepiece with its magnified power of the objective lens। हम किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे आप देखो ये 10 लिखा हुआ है, दैट इज द पावर ऑफ आईपीस। आईपीस का पावर और उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे ऑब्जेक्टिव के पावर के साथ। तो यहाँ पे ये जो 50 लिखा हुआ है दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। 10 into 50 इज इक्वल टू 500 टाइम्स। मीन्स जब आईपीस का पावर 10 होगा और ऑब्जेक्टिव का पावर 50 होगा तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना टाइम मैग्नीफाई कर सकता है माइक्रोस्कोप। An electron microscope can magnify between 1 and 50 million times। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक स्ट्रांग पावर वाला माइक्रोस्कोप है, वो 1 मिलियन से 50 मिलियन टाइम इंक्रीज करके हमें ऑब्जेक्ट दिखा सकता है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। उसके बाद हमारा है रेजोल्यूशन। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। When we magnify the object beyond a limit, its image become blurred।
लूज इट्स क्लियरिटी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लिमिट से ज्यादा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो फिर वो ब्लर्ड हो जाएगा, उसकी क्लियरिटी लूज हो जाएगी। दिस क्लियरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज रेजोल्यूशन। इस क्लियरिटी ऑफ इमेज को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो फिर हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। अगर किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी तो फिर वो ब्लर्ड हमें ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। वी कैन से that it is the capacity of an instrument to separate adjacent from or object। हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की ऐसी कैपेसिटी जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब हो उनको सेपरेट करके हमें दिखाए तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस at which two distinct point of specimen can still be seen by the observer। जब हम अच्छी क्वालिटी वाली माइक्रोस्कोप से देखेंगे जिसकी रेजोल्यूशन हाई होगी तो ये जो एक दूसरे के करीब ऑब्जेक्ट हैं उनको भी वो सेपरेट करके हमें दिखाएगा, तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन पावर की अगर हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है? अबाउट 500 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई। हमारी आई की भी रेजोल्यूशन होती है, हमारे आई की रेजोल्यूशन से लाइट माइक्रोस्कोप की 500 टाइम्स बेटर होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम अगर बात करें तो अबाउट 10,000 टाइम बेटर देन ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से 10,000 टाइम बेटर हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद लास्ट वन हमारा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट रेफर्स टू द डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटिव टू द स्पेसिमेन। आप यहाँ पे ये स्पेसिमेन देख रहे हो, अगर हमारा बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है और स्पेसिमेन भी ट्रांसपेरेंट है तो हमें ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, या तो बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए या हमारा स्पेसिमेन डार्क होना चाहिए। इसे कहा जाता है कंट्रास्ट। In order to see colorless or transparent image specimen, a special type of microscope is used, that is phase contrast microscope। अगर हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमेन है तो इसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप की माइक्रोस्कोप यूज करनी चाहिए जिसे हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये हम यूज करते हैं, इसकी लाइट की इंटेंसिटी को लो और हाई करके हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अनस्टैंड स्पेसिमेंस दैट डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट आर नोन एज फेज ऑब्जेक्ट्स। वो स्पेसिमेन जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते उन ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को हम फेज ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होती है उसे हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम अनदर। कंट्रास्ट की इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग और स्टेनिंग द स्पेसिमेन। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप करते हैं तो कंट्रास्ट करने के लिए हम डाई और स्टेन यूज करते हैं, फिर हम आसानी से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 प्रॉपर्टीज थी माइक्रोस्कोप की। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।